नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद टीकरी और सिंगू बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के धरना वापस लेने के फैसले की जानकारी मिलने के बाद पिछले एक साल से डेरा डाले सैकड़ों किसान अपने घरों के लिए रवाना हो गए। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 11 दिसंबर को जश्न मनाने के बाद घर वापस जाएंगे। किसानों के पहले जत्थे में घर लौटने वाले पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, होशियारपुर और फिरोजपुर जैसे दूर दराज इलाकों से आए लोग हैं। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने बहादुरगढ़ शहर और अन्य स्थानों के लोगों की मदद के लिए आभार भी जताया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि दिल्ली के गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर डटे किसान 15 से 16 दिसंबर तक हट जाएंगे। बड़ी बात यह है कि किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकार को झुका दिया और सरकार की ओर से लगातार यह कहा जाता रहा है कि कानूनों में कमी नहीं थी, लेकिन देश हित में और किसानों के मांग के बाद इन्हें वापस लिया गया है। तो यहाँ सवाल यही है कि इस आंदोलन के दौरान किसकी जीत हुई है या किसी को झुकना पड़ा है। जी, किसी की जीत हुई है या किसी को झुकना पड़ा है, ये भी एक सवाल है। इसके अलावा हम समीक्षा भी करेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने समीक्षा के लिए बैठक 15 जनवरी को बुलाई है, लेकिन आज भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार एक साल तक चला ये आंदोलन आखिर इसमें रहा क्या, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, क्या कुछ हासिल हुआ, सब पर बात करेंगे। सत्यव्रत शास्त्री साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वेणु सिंगला जी हमारे साथ कांग्रेस से, विजेंद्र रेडू साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और अभिमन्यु कोहाड़ साहब जो किसान नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आप सभी का। सत्यव्रत शास्त्री साहब, पहला सवाल आप ही से है, क्या ये आंदोलन अब समाप्त हो गया है? ये हार जीत की बात जो की जा रही है या झुकाने की बात की जा रही है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसानों के हित में फैसला लिया गया, लेकिन सवाल तो ये भी है जो विपक्ष की ओर से भी लगातार उठाया जाता रहा, क्योंकि अब समीक्षा का वक्त आ गया है, किसान अपने घर जा रहे हैं। एक बार पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता तो है, जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में इन सब चीज़ों की हमेशा एक जगह रहती है कि अगर कोई आवाज़ उठती है तो उसे सुना जाए। यहाँ तो 22 जनवरी के बाद से आवाज ही नहीं सुनी जा रही थी लगातार। हालांकि ये लोग बैठे हुए थे अपने मोर्चों पे और बैठे रहे, इसीलिए सरकार को सुनना पड़ा आखिर में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, एक नैरेटिव ये बताया जा रहा है कि सरकार को झुकना पड़ा। कल भी कहा राजवाल साहब ने कि एक अहंकारी सरकार को झुकाया है। तो जब बातचीत का सिलसिला नहीं था तो इस तरह के बयान भी आते हैं। क्या आप पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे तो कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी गलतियां छूटी है जिसकी वजह से इस तरह की नौबत आई है? देखिए प्रदीप जी, बहुत अच्छा आपने इस समीक्षा सत्र को लिया है। और समय पर जब किसान अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और आम जनजीवन सामान्य होगा तो वो अवसर हम सबके लिए सुखदायी है। रहा विषय हार और जीत का, तो ये हार और जीत मैं मानता हूं, न किसी की हार हुई न किसी की जीत हुई। जीता है तो लोकतंत्र जीता है, जीता है तो संविधान जीता है, और जीता है तो एक आपसी विश्वास जीता है। क्योंकि 1947 से पहले तो देश में अलग प्रकार का माहौल था। 1947 के बाद देश के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें आई है और समय समय पर आंदोलन सरकारों के खिलाफ हुए हैं, और एक भी इस आंदोलन के अलावा कोई ऐसा उदाहरण देश में नहीं आया जिस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकारों ने गोलियों का सहारा ना लिया हो और अनेक लाशें उस पर ना बिछी हो। लेकिन मैं इस बात की कामयाबी सरकार के लिए मानता हूं कि इस आंदोलन में एक साल के उतार चढ़ाव कितने आए, कितने प्रकार के घटनाक्रमों को देश दुनिया में देखा, लेकिन संयम की मिसाल दुनिया में एक बार दी जाएगी। इससे बड़ा आंदोलन भी नहीं है तो इससे बड़ा संयम भी किसी सरकारों का नहीं है। और ये वास्तव में जिस अहंकार की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने जनता का सम्मान करते हुए, ये कहते हुए कि कुछ लोगों को न समझाने पर भी बहुत बड़े जनसमूह इस बात का समर्थन थे
लेकिन कुछ लोग भी यदि उसके ऊपर ऐतराज करते हैं तो मैं माफी के साथ, ये देश के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत थी। नहीं तो आजादी के बाद मैं आगे रखूंगा यदि आपका समय होगा तो, कि कितने आंदोलनों को जो जनता के लिए थे, जनता के द्वारा चलाए गए थे, सत्ता के बल के ऊपर गोलियों की बौछारों पर, संगीनों के आधार के ऊपर आंदोलन समाप्त किए गए, और न केवल समाप्त किए गए बल्कि उनको बर्बाद किया गया। ये पहली बार ऐसा है कि किसान जो अन्नदाता था, किसान जो इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, उसका सम्मान देश के केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार ने, देश के अंदर बहुत बड़े बहुमत जब आए तो इसमें मैं वेणु सिंगला जी के पास जाऊंगा। उससे पहले एक सवाल सत्यव्रत शास्त्री जी मैं और जोड़ना चाहूंगा। इसमें सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई दमनकारी नीति नहीं अपनाई गई है, किसानों के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया, तो इसमें यह भी तो जोड़ा जा सकता है कि किसानों ने आपको मौका ही नहीं दिया इस तरह का। उनका आंदोलन इतना शांतिप्रिय तरीके से चलता रहा, लगातार वो जो है अहिंसा का सहारा लेके लगातार बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि आपकी ओर से कोई पहल होगी, और फिर आपको पहल करनी पड़ी। देखिए प्रदीप जी, इस सारे की समीक्षा के लिए जब आप बैठे हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रारंभिक दिनों को देखना पड़ेगा। इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इसके हाथ से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिस प्रकार से विदेशी ताकतों को इसके अंदर शामिल किया गया, मैं मानता हूं इसके अंदर यदि हरियाणा स्तर की बात करें तो 3 तत्व तो इसके अंदर शामिल थे। पहला किसान वर्ग था, दूसरा इनेलो वर्ग था, तीसरा कांग्रेस वर्ग था जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहा था। और जिस प्रकार से प्रारंभिक दिनों में टूल किट के माध्यम से जो इस देश की आम जनचेतना को भ्रमित करके इस आंदोलन के माध्यम से अस्थिरता पैदा करने का जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा गया, उसमें तीनों की भूमिका के बारे में आप सोचिए कि ये टूल किट किसान नेता तो बना नहीं सकते थे, या बनाया जा भी नहीं सकता था। कोई देश का किसान अपने इस देश के लिए ऐसा नहीं कर सकता। तो कौन सी ऐसी ताकतें थी जो किसानों के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार के विदेशी षड्यंत्रकारी लोगों के सामने था। तो समीक्षा में यह विचार जरूर आना चाहिए कि इस प्रकार की जो हरकतें हुई, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, जिंदा व्यक्ति को जलाने का प्रयास, नहीं हत्या भी हुई उसकी, और बहुत से छोटे छोटे साधन जो अनेक कामगार लोग थे उनके रोजगार भी छिने। चलिए मैं इसका जवाब रेणु सिंगला जी से ले लेता हूँ। वेणु जी, जब से आंदोलन शुरू हुआ, एक आरोप तो आपके ऊपर ये लगता ही रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर खास तौर पे, कि कांग्रेस जिस तरह धरातल पे बिल्कुल एकदम आ चुकी है, जमीन पे मतलब कोई जनाधार कांग्रेस का नहीं बचा, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और वो एक डगमगाते जनाधार को बचाने के लिए इस किसान आंदोलन को एक कंधा बनाकर अपने लिए प्रयोग में लाया गया कांग्रेस की ओर से। ये लगातार आरोप लगते रहे आप लोगों के ऊपर कि आपने किसान आंदोलन का इस्तेमाल किया है अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आज कहना चाहूंगी कि मिटी धुंध जग चानन होया, और जो 378 दिन का यह सतत संघर्ष किसानों का रहा, जो उन्होंने हर तरह का मौसम, हर तरह की सख्ती सरकार की झेली, हर तरह से उन्होंने जो भी दुख सहे अपने घर से दूर रहकर, आज उनकी घर वापसी पर पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि हमने इस पूरे आंदोलन में गोलियां नहीं चलाई, तो आप क्या यह एहसान जता रहे हैं या अपनी कुछ कमजोरी को छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं? मानते हैं आपने गोली नहीं चलाई, लेकिन लाठियां चलाने में आप पीछे नहीं रहे। आप ही के अपने अफसर छोड़िए, आप ही के अपने मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के, उन्होंने कहा भाई लठ उठा लो और दो इनको जवाब। तो खैर ये पुरानी बातें कोई भूल तो ना पाएगा कि किस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार किए गए, किस तरह कीले ठुकवाई गई, बैरिकेड्स लगाए गए, अपनी ही सड़कें खुदवा दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें सर्दी में छोड़ी गई, तो गोलियों से कम नहीं होती शास्त्री जी। दूसरी बात, ऐसा कभी इतिहास में देखा है कि इतना मर्यादित, इतना अनुशासन
वाला आंदोलन, सवाल तो वेणु जी इतना ये है ना कि अहिंसात्मक, कांग्रेस मैं वहां आ रही हूँ, मैं जी, वहां आ रही हूँ, मैं वहां आ रही हूँ, पहले हम वो बात कर लें एक बारी। बिल्कुल कांग्रेस की बात तो हम करेंगे ही, कांग्रेस के लिए बैठी हूँ तो कांग्रेस की बात तो करेंगे ही। तो जब किसान डटा तो सत्ता हट ढीला पड़ा। तो आपका जो हट था, जो शुरुआती दौर में हम लोग सब कह रहे थे कि ये बिल, ये कानून जो आप जबरदस्ती लेकर आए थे, बिना चर्चा के लाए और बिना चर्चा के वापस लिए, तो ये कानून आपको वापस लेने पड़े। तो या तो आप तब गलत थे या आप अब गलत हैं। खैर आपने कसर कोई ना छोड़ी, चाहे उनको आतंकवादी कहा, कभी उनको हर तरह के आपने उनको नाम दिए गलत, लेकिन फिर भी हमारा किसान भाई डटा रहा। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस बिल्कुल पहले दिन से किसान भाई के साथ खड़ा था, और हरियाणा में खास तौर पर कुमारी सैलजा जी के जो प्रदेशाध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम लोग समय समय पर किसानों के बीच में जाते रहे, उनका ढांढस भी बताते रहे और उनकी बात ऊपर तक पहुंचाते रहे। देखिए 31 दिसंबर की रात आप मानते होंगे कि इतनी सर्दी की रात, जिसमें हर कोई अपने घर में नववर्ष मनाता है, लेकिन हम लोग वहां किसानों के साथ, सैलजा जी के साथ थे। तो खैर कांग्रेस का जहां तक आप कह रहे हैं जनाधार, तो जनाधार तो अब आप आने वाले टाइम में देख लीजिए। बिल्कुल हम मानते हैं सत्ता हमने खोई, कुछ हमारी खामियां रही होंगी, कुछ गलतियां रही होंगी कि सत्ता आज इनके हाथ में गई है, लेकिन आने वाला समय किसका होगा ये तो आपको वक्त ही बताएगा। और ये जो बात किसानों की ओर से प्रखर रूप से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं अभिमन्यु कुहाड़ साहब, युवा चेहरा है इस पूरे आंदोलन का, आगे रहे हमेशा और किसानों की बात भी सरकारों के सामने प्रमुखता से रखते रहे। कुहाड़ साहब स्वागत है आपका भी। आज चर्चा इस बात पे है कि आप 15 तारीख को समीक्षा करेंगे। मैंने कहा एक समीक्षा हम पहले कर लेते हैं। किस तरह देखते हैं आप पूरे जो 26 नवंबर से शुरू हुआ था आपका आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पे, और जो अब खत्म हो चुका है कल के ऐलान के बाद, 1 साल और करीब 13 दिन ये आंदोलन चला आप लोगों का। इस बीच में 22 जनवरी के बाद से तो बातचीत का सिलसिला भी बंद हो चुका था। तो कैसे आपके ऊपर आरोप भी लगे, आपको तरह तरह के नामों की संज्ञा भी मिली, लेकिन किस तरह से आपने बनाए रखा है इसको जरा समझाने की कोशिश करेंगे। और जो ये बात कही गई है कि किसी की जीत हुई है, किसी की हार हुई है, या सरकार को झुका लिया है, ये किसकी हार किसकी जीत अलग बात है। क्या ये आंदोलन वापस होने के बाद आपको क्या लगता है कि किसानों की स्थिति क्या कितनी और सुधर पाएगी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये आंदोलन जीतने का सबसे अधिक श्रेय उन 750 से अधिक किसानों को जाता है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस आंदोलन में दिया है। और मैं आप जैसे पत्रकारों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कम से कम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा सच जनता के सामने दिखाया। इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम भी बधाई के पात्र हैं, हम आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। देखिए जो आपने सवाल, एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हम आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं। मैं इस पूरे आंदोलन को बीजेपी, कांग्रेस या इनेलो या जजपा उस दृष्टि से अब मैं नहीं देखना चाह रहा हूं, ना हमने कभी देखा। ये 1990 के दशक से, जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की नीतियां लाई गई, WTO, कभी वो WTO के नाम पे आई, कभी वो गेट समझौते के नाम पे आई, तो कभी डंकल प्रस्ताव के नाम पे आई। उन सभी नीतियों का एजेंडा एक ही था कि भारत के किसानों को किस तरीके से बर्बाद करना है। ये IMF, WTO और कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लोगों के इशारों पे 1990 से हुआ। आज पहली बार जब इस आंदोलन में जीत का, फतेह का ऐलान हुआ, तो पहली बार WTO और IMF की नीतियों में दुनिया में कहीं चुनौती दी गई है, और वो चुनौती सफलतापूर्वक दी गई है। और इसके सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, मैं कह रहा हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसके बड़ा आगे जाके प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे आप देखिए ये आंदोलन शुरू होने के बाद मार्च में स्पेन के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया MSP गारंटी के लिए, और वहां पे एक कानून बना कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट से नीचे कोई भी यदि व्यापारी किसानों का सामान खरीदेगा तो पहली बार तो 3000 यूरो का फाइन, दूसरी बार 1 लाख यूरो का फाइन, तीसरी बार 10 लाख यूरो का फाइन। मैं मोटे तौर पे अपनी बात जी, मेरे ख्याल में ऑडियो और वीडियो दोनों फ्रीज हो गया है। रेणु साहब आपकी प्रतिक्रिया कैसे देखते हैं पूरे आंदोलन को? 1 साल चला, 1 साल से ज्यादा। हाँ प्रदीप जी, देखिए आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला, लगभग 378 दिन का ये आंदोलन हुआ। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और अंत में जीत हुई।
संघर्ष की जीत हुई, प्रजातंत्र की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत। अभी हमारे सत्यवान जी बड़े विद्वान पुरुष हैं, ये कह रहे थे कि इसमें जो है ना कहीं न कहीं किसान जो थे कि भाई इन्होंने बहुत ज्यादा सरकार ने इनको दे दिया, सरकार ने कभी इनको कुछ नहीं कहा। देखिए सत्यवान जी, सरकार ने किसानों को दबाने का बहुत प्रयास, पूरा एडी चौके का सरकार ने जोर लगाया किसानों को जागृति करने के लिए, किसानों को दबाने के लिए, और सरकार ने हर हथकंडा अपनाने का काम किया किसी प्रकार से किसानों को यहाँ से उठाने के लिए। और तो और जहाँ जहाँ किसान कई प्रदर्शन इनको नेताओं को जाने से रोकने के लिए या उनको काले झंडे दिखाते थे, वहां पर भी सरकार के आदमियों ने अंतर घुस करके इस किसान आंदोलन को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया था। मैं मानता हूँ 2-3 घटनाएं ऐसी हुई है, जैसे टिकरी बॉर्डर पर एक युवती के साथ गलत बात हुई, एक आदमी को काट दिया गया, तो इस तरह की घटनाएं हुई। इनको भी किसानों के सिर मरने का भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया, जो कि आज भी कर रही। विद्वानपुर सत्यवती आज भी उन्हीं को देश दे रहे हैं, जबकि किसानों ने सबसे पहले उनकी कंप्लेंट सुनवाई थी और किसानों ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सरकार इंक्वायरी करे, अगर कोई जो दोषी मिलता है तो किसान मोर्चा उसका साथ देगा, सरकार का साथ देगा, उसको सजा दिलवाने में हम सहयोग करेंगे। किसानों ने जिस प्रकार का अनुशासन, जिस प्रकार की सहनशीलता दिखाई और जिस प्रकार से उन्हें उनके अंदर जो जुनून लगातार कंटिन्यू बना रहा, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में एक इतिहास है और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किसानों ने की है। मैं ये मानता हूँ कि सरकार से मांगना जनता का हक होता है, वो मांगा है, लेकिन अपना हक लेने में किसान कामयाब हुए। वो किसानों का संघर्ष और किसानों की जीत है, किसानों की अनुशासन। सत्यवान शास्त्री साहब, ये बड़ा बढ़िया बात कही है रेणु साहब ने कि अपना हक लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता, लेकिन एक छवि जो पिछले 1 साल के दौरान इस आंदोलन में जो बनी है सरकार को लेके या बनाई गई, या एक संवादहीनता की अगर हम समीक्षा की बात कर रहे हैं आज बैठ के, तो 2 चीजें प्रमुख रूप से आती है। नंबर 1 बात की जो वर्ग, जिस वर्ग को लेकर कोई भी नियम कायदे कानून अगर बनाने की कोशिश की जाती है तो उसके प्रतिनिधियों को कोशिश करे सरकार की शामिल करे उसमें, ताकि इस तरह का आगे कभी किसी भी तरह का विरोध या समर्थन की नौबत ही ना आए। एक कानून आया, उसमें कुछ विशेषज्ञ और उस वर्ग से संबंधित लोगों को अगर शामिल किया जाएगा, जानकारों को, और अगर उसको वापस भी लिया जा रहा है, जब भी ये बात आई कि बात ही नहीं की गई, तो एक तो संवादहीनता की स्थिति जो 1 साल में देखने की बनी, या सरकार को लेकर एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की गई कि सरकार बात ही नहीं करना चाहती। एक तो ये, दूसरा ये कि क्या सरकार संवेदनहीन भी है, क्योंकि मुआवजे का बात तो कह दी गई, लेकिन बार बार विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से और दूसरे जो किसान संगठन है उनकी ओर से कहा गया कि जो लोग मारे गए हैं इस आंदोलन के दौरान उनको लेके कभी कुछ नहीं कहा गया आपकी तरफ से। देखिए प्रदीप जी, पहली बात, सरकार के द्वारा इन कानूनों का अचानक अनायास बहुत जल्दबाजी में लिया गया, इस प्रकार का जो ये माहौल बना जी, ये जानकार लोग इस बात को मानेंगे कि अभी अभिमन्यु जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि 1990 से लेकर उथल न केवल भारत में, पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार के कृषि कानूनों को लेकर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं और उनके हालात को देखकर जैसे चर्चा हुई, और कांग्रेस के समय में भी जिन कानूनों को लेकर चर्चा उस समय भी थी, और फिर जिस प्रकार से अनेक आयोग, अनेक व्यवस्थाएं इसके अंदर किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान का भला कैसे हो, इस प्रकार से कितने ही रिपोर्टें इस देश के अंदर आई और गई, उसके बीच हम ये नहीं कह सकते कि ये नया विषय है। हो सकता है उस समय कोरोना के कारण से समय को कम मिला हो, लेकिन चर्चा का ये विषय नहीं था, अचानक छुप गया, ये नहीं है। ये चर्चा कानूनों के विषय में बहुत पहले से चली हुई थी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। दूसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस के और इनेलो के लोग कहते हैं कि सरकार ने पूरी ताकत के साथ अपनाया, तो मैं पूछना चाहूंगा कि ताकत प्रशासन के साथ इनेलो के समय चली गोलियों के बावजूद अब कम हो गई क्या? कांग्रेस के समय चली गोलियों से अब प्रशासन में ताकत कम हो गई क्या? क्या आप इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद
वो गोलियां और वो बंदूकें बनानी बंद कर दी, जिस पर किसान और आंदोलनकारियों के ऊपर प्रहार होता था, चलना था। तो ये तो बात आप निश्चित मानेंगे, क्योंकि प्रशासन के पास वो गोलियां थी, वो बंदूकें थी, जिसके आधार पर कुछ समय पहले अनेक ऐसे आंदोलन जिनको गोलियों की ताकतों से रोका गया था। तो निश्चित रूप से भाजपा की ये उपलब्धि होगी कि अब वो बंदूकें और वो गोलियां बनानी बंद हो गई, जो किसान। मैं अभिमन्यु कुहाड़ साहब से यह सवाल ले लेता हूँ। कुहाड़ साहब, 2016 में जाट आरक्षण के मामले में देखते ही गोली मारने के आदेश भी आपकी सरकार ने ही दिए थे। चलिए इस आंदोलन की बात कर लेते हैं। ये आंदोलन 1 साल चला है। कुहाड़ साहब, आवाज आ रही है कुहाड़ साहब आपको? इतिहास की पुरानी बातें उठा रहे हैं। आवाज आ रही है कुहाड़ साहब? आज भी थोड़ा तैयारी कर लीजिए। और सवाल यही है कि अगर इसी आंदोलन की 1 साल चले आंदोलन की अगर हम बात करें, एक तो सवाल ये है कि क्या पिछली बार आप इस सवाल का जवाब नहीं दिया था आपने कि क्या लगता है कि इससे किसानों की, जब एमएसपी पे अब कमेटी बनाने की बात कर दी है और अगर एमएसपी पे कानून बन जाता है तो किसानों की स्थिति में कुछ सुधार होगा, एक बात। दूसरी बात कि अब क्या एक उम्मीद जगी है कि जो सरकार आप लोगों की ओर से लगातार ये बात कही जाती रही है कि कानून बना दिए गए लेकिन आप लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई, आपसे सलाह नहीं ली गई कानून बनाते वक्त, तो आपको लगता है कि आगे अगर किसी भी वर्ग के लिए कोई कानून बनता है तो सरकार अब सचेत रहेगी इतना बड़ा आंदोलन झेलने के बाद? आपके आंदोलन का ये फर्क तो पड़ा होगा। सवाल शुरू करना चाहता हूँ। मुझे लगता है निश्चित तौर पर सरकार को सोचना चाहिए कि जो कानून या नियम बनाना चाहती है उस वर्ग से पहले सरकार को कंसल्टेशन विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कानून बनने के बाद सुधर जाएगी, निश्चित तौर पर एक खत्म होगा किसानों के लिए एक सुनिश्चित आय सुनिश्चित करने के लिए, मिनिमम आय करने के लिए ये उस दिशा में खत्म होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुहाड़ साहब। वेणु सिंगला जी, प्रदीप जी, आपको लग रहा है सरकार ने जिस तरीके से इसको संभाला है पूरे मामले को, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोई हिंसा नहीं होने दी गई और जिस तरह से जितनी मांगे थी लगभग सारी मान ली गई है और किसान अगर ठीक ठाक खुशी खुशी घर जा रहा है। इस 1 साल के दौरान जो हुआ वो हुआ, लेकिन जब सरकार ने मानना शुरू किया तो आगे बढ़ के सभी मांगे मान। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रदीप जी, जहां तक हिंसा का सवाल है तो ये बार बार हिंसा और गोलियों की बात करके जाट आरक्षण को और जो राम रहीम केस में जो इन्होंने जनता पर गोलियां चली और निर्दोष जनता मारी गई उसकी याद करा रहे हैं, लेकिन हम उस बात को नहीं ज्यादा उखेड़ेंगे। अब बात आज शांतिपूर्वक बात हम करेंगे, किसानों की बात आज करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि किसानों ने अपने तरीके से इनकी जो असंवैधानिक मनमानियां थी सड़क पर आकर उसको मनवाया और जो उनकी जीत हुई, यानी कि अहंकारी आज भी हारा कल भी हारा था। एक उसके लिए एक छोटी सी कोटेशन मैं कहना चाहूंगी, अहंकार में 3 गए, धन वैभव व वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव व कंस। आगे की बात आप स्वयं समझ जाइए। और देखिए, जहां तक एमएसपी की बात है, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सरकार ने उनको आश्वासन दिया है, किसान को जल्द से जल्द उसका लाभ मिलना चाहिए। दूसरी बात, अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, संघर्ष अभी जारी है और बहुत सी मांगे आज जो किसान की हैं वो सरकार को किसान हित में करनी चाहिए। देखिए, किसानों की तो किसानों का कहना उनकी हो गई है, अब तो वो 15 तारीख को समीक्षा करेंगे। अब तो मुद्दे केवल पॉलिटिकल बचे हुए तो अलग बात है, उसको कांग्रेस उठाएगी। मैं रेडू साहब, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट का टाइम और बचा है, मैं 20-20 सेकंड दे पाऊंगा। रेडू साहब, देखिए 2022 में आय दुगनी करने के बाद जो सरकार भाजपा वाले पुरानी बातों को उठा करके मुद्दे से भटकाने का प्रयास बार बार करते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। आंदोलन की बात करें और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो वायदा किया है और ये सारी मांगे मानने का काम किया, इसको यथाशीघ्र इनको लागू करे, तुरंत लागू करे और किसानों से साफ जो है टेबल टॉक जरूर शुरू करे। पता नहीं है सरकार टेबल टॉक से क्यों डरती है। 22 जनवरी के बाद एक बार भी इन्होंने किसानों के साथ नहीं, उसमें कोई संशय है क्या? सरकार ने लिख के दे दिया मांगे जो है वो पूरी करने के लिए। हाँ, देखिए, जिस प्रकार से पहली बार ड्राफ्ट सरकार की तरफ से किसानों के पास आया, उस समय भी इन्होंने कुछ उसमें काफी कमियां छोड़ी थी। जिस तरह से कमेटी का वर्णन नहीं किया जाता, बाद में किसानों ने करवाया।
इसी प्रकार से जो है मुकदमे वापस लेने की बात के ऊपर संशय बना हुआ था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, चलिए शास्त्री साहब, मेरे पास 20 सेकंड है, आखिरी 20 सेकंड है शास्त्री साहब। जो वाला मुकदमे थे, आज तक भी सरकार ने वापस नहीं लिए हैं। समीक्षा सत्र में एक बात रखना चाहूंगा कि आंदोलन के दौरान कई विदेशी ताकतों के द्वारा या देश के अंदर रहने वाले उपद्रवी लोगों के द्वारा, शरारती लोगों के द्वारा जिस आंदोलन के अंदर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, आंदोलन करने वाले किसान नेताओं को उसकी समीक्षा करनी चाहिए और आने वाले समय में भी आंदोलन यदि हो तो उसको कैसे देश के कानून की सीमाओं के भीतर किया जा सकता है, इसको प्रयास करके बात रखनी चाहिए। जी, आंदोलन कैसे किया जाता है कानून की सीमाओं के भीतर, यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अभिमन्यु काड़ साहब का कहना है कि किसानों ने केवल अपनी बातें मनवाई हैं, किसी की हार किसी की जीत इस आंदोलन के दौरान नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।